ले जाना है। ये रात को तैयार कर लेता था, रात को सोने से पहले सारे तैयार करके और टेबल पे जहाँ पे रख लेता था। फिर सुबह उठ के सारे वापस देखता था, बिल्कुल टिक करके, हाँ ID कार्ड हो गया, प्रेस पत्र हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, पेन हो गई, पानी की बोतल हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने मेरे पैसे ले लिए, मेरा पर्स जो है, पर्स में कुछ भी नहीं, खाली पैसे वगैरह वो ले लिए और ये सारी चीज़ें ले ली और मैं निकल गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से रखना है साथ में। और इसकी एक हार्ड कॉपी, अच्छा मोबाइल वगैरह है तो साथ में ले जाओगे तो वहाँ सेंटर पे जमा करने की व्यवस्था भी होती है, वो आप अपने स्तर पे देख लोगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब आप वहाँ पे परीक्षा सेंटर पे पहुँच गए इन चीज़ों के साथ में। जब आप 1 घंटा पहले पहुँचोगे तो सबसे पहली चीज़ आप क्या ध्यान रखोगे वहाँ पे जो आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि किसी से कोई बहस ना करें। बहस या अनावश्यक वार्तालाप जो होते हैं किसी से नहीं करें, दूर जाके खड़े हो जाए कहीं पर भी। ठीक है, कहीं सेंटर से गेट के सामने कहीं पर दूर जाके खड़े हो जाए। ऐसे ना ढूंढे कि वो मेरा दोस्त है, वो ये है, कोई फालतू रीट के कंटेंट पे वगैरह पे किसी भी प्रकार की चर्चा न करें। आप एकांत में जाके बैठ जाए, अपने माता पिता को याद करें, अपने परिवार को याद करें, अपनी तैयारी को याद करें, किसी से कोई फालतू उलूल जुलूल फालतू चीज़ों पे ना फंसे। अब बस वार्तालाप ना करें। फिर जैसी गेट में एंट्री होती है उस समय अपने उस जो भी किट था आपके पास वो लेके गेट के अंदर एंटर कर जाए और उसके बाद में अच्छे से देख लें कि आपका रोल नंबर किस रूम में आया हुआ है। वो रूम नंबर देखने के बाद में सीधे आपको वहाँ हेल्पलाइन वाले होते हैं, बता देते हैं किस रूम में आपका सेंटर है। फिर आप है वो अपने कमरे में पहुँच जाए, अपने कक्ष में पहुँच जाए। ठीक है, अब आप कक्ष में पहुँच गए। कक्ष में पहुँचने के बाद अब जैसे ही आप कक्ष में पहुँचोगे, जैसे कक्ष में गए तो कक्ष में जाने के बाद में आपके पास में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तो किसी से न उलझे। ठीक है, कक्ष में पहुंचने के बाद में सबसे पहले आश्वस्त कर लें सारी चीज़ें आ गई। अपने जेब वगैरह एक बार देख लें, कोई ऐसी कोई चिट वगैरह तो अंदर नहीं आई है, वो सारी चीज़ें हो तो पहले ही उसको क्लियर करके और फिर कक्ष में अपने एप्रोप्रिएट जो आपकी टेबल है, बाहर रूम पे चार्ट लगा हुआ होता है, चार्ट को देख के अपनी टेबल जो है उस टेबल के ऊपर जाके बैठ जाए। पूरा आश्वस्त हो जाए कि मेरी ही टेबल है, क्योंकि बाद में वापस उठाया जाएगा। अगर आप गलत टेबल पे बैठोगे आप माइंडली डिस्टर्ब हो जाओगे और डिस्टर्ब होते ही आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इससे बेहतर ये होता है कि बिल्कुल टेबल देख लें। टेबल पर मतलब अपनी जो मेज़ है, अपनी मेज़ पर स्टूल पर, जो आपका स्टूल है पर बैठ जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर लें। अब स्टूल पर बैठने के बाद में फिर क्या होता है, उस समय हम बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह होते हैं, नए टीचर्स भी होते हैं, तो उस समय सिर्फ एक ही चीज़ करें। पेपर जब मिलेगा आपको, आधा घंटा टाइम मिल जाएगा, तो उस समय किसी से कोई वार्ता नहीं करें और स्पेशली किसी से कोई वार्ता नहीं करें। ऐसे अपन क्या करते हैं, ऐसे ओळखंड निकालने का प्रयास करते हैं। ओळखंड मतलब पहचान करने की कोशिश करते हैं, पीछे वाला कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, कोई मतलब नहीं होता। आपकी तैयारी अच्छी है, फालतू किसी से कोई ऐसे पहचान ना करें, किसी से कोई पहचान स्थापित ना करें और न ही आप विक्षक से उलझें। विक्षक से कभी उलझना नहीं है, विक्षक से उलझे नहीं। ठीक है, उलझे नहीं। हाँ, अगर विक्षक कोई नकल कराता है और आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो दब ठोक सकते हो कि आप अपना काम कीजिए। अगर मैं शिकायत कर दूंगा ना CS को, नौकरी चली जाएगी। और विक्षक बहुत डरपोक होगा, क्यों? क्योंकि टीचर है वो, और टीचर है, नौकरी चली जाती है। आप अगर ऐसा आपके रूम में ऐसा कुछ हो रहा है तो दब ठोकिए आप उसको, बिल्कुल आप कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। मैं कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट जागरूक हो जाए ना तो कोई विक्षक नकल नहीं करवा सकता। तो अगर विक्षक ऐसी कोशिश करता है तो आप निश्चित रूप से बीच में दब ठोक सकते हो। विक्षक आपस में बातें करते, ये भी समस्या रहती है, तो आप उनको भी कह सकते हो कि कोई आवाज़, मेरे को दोबारा आवाज़ आई तो मैं CS को शिकायत करूँगा। अगर आप विक्षक को इतना कह दोगे तो विक्षक नहीं करेंगे, मुझे पता है। उस समय कर सकते हो, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले आप विक्षक से फालतू का अपने को कोई उलझना नहीं है। अगर बात अधिकारों पे आएगी तो हमें जो है वो बात रखनी है, लेकिन फालतू किसी भी प्रकार का विक्षक से कोई वो नहीं करना है। फिर क्या होगा, फिर हमें पेपर और OMR शीट दिया जाएगा। पेपर और OMR शीट जैसे मिलेगी तो हमें सबसे पहले अपनी OMR शीट को बहुत ही सावचेती से, सावधानी से भरना है। ठीक है, OMR शीट को भरने से पहले इसके जो इंस्ट्रक्शन है, जितने भी निर्देश दिए हुए हैं, वो सारे निर्देश अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, निर्देश पढ़ने के बाद फिर OMR शीट को भरना है। ठीक है, सीधी OMR शीट को नहीं भरना। OMR शीट को पहले निर्देश को पढ़ो। निर्देश में लिखा हुआ होगा इस पेन का यूज़ करें, ये कॉलम भरें, ये चीज़ भरें। तो निर्देश पढ़ने के बाद में अच्छे से OMR शीट को भर दो।
ओएमआर सीट की जो भी एंट्री है, नाम, रोल नंबर, पेपर की सीरीज वगैरह सारी एंट्री भरना। परीक्षाओं के बाद कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेज आते, सर मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, मैंने सर सीरीज गलत भर दी, मैंने सर नाम गलत भर दिया, मैंने सर बबल गलत कर दिया, मतलब वो काला घोड़ा जो अपन कहते हैं वो मैंने गलत भर दिया। तो इससे क्या होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है और बहुत दिक्कतें आती बाद में, कई बार रिजल्ट भी रुक जाते हैं। तो कम से कम ओएमआर सीट के सारे निर्देश एक एक चीज़ पढ़ें, एक एक चीज़ पढ़ने के बाद में सारी एंट्रीज देखें, कौन कौन सी एंट्रीज हैं, अच्छे से कर लें। अच्छा कुछ समझ में नहीं आता है तो विक्षक से पूछ लें, ठीक है, विक्षक से पूछ लें कि मुझे है वो मुझे इसमें क्या भरना है, ठीक है, ऐसे विक्षक से आप पूछ लें और पूछने के बाद में उस एंट्री को भर लें अच्छे से। अब ओएमआर सीट भर ली, अब आपके पास में पेपर आ गया। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई हो सकता है। उस समय आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से लंबी सांस ले सकते हो और 2-4 बार सांस लेने से स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मेरे साथ हम जब भी ऐसा होता था, पेपर आने से पहले 10 मिनट पहले थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट, एक डर रहता है, तो आप ऐसे 5 से 7 बार ऐसे डीप ब्रीथिंग करोगे तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। अब आपके पास पेपर आ गया। अब पेपर आने के बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेपर को खोलना है और पेपर खोलने के बाद खोलना है और पेपर खोलना है। उसके बाद में जो भी विक्षक आएंगे एंट्री करेंगे, विक्षक सारी जो भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री अपनी करेगा। वो एंट्री आराम से देख देख के करना, जल्दबाजी नहीं करनी, हमारे पास खूब टाइम होता है। अब क्या करना है, पेपर खोल लिया और अब इसका सॉल्यूशन शुरू। अब देखिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। जैसे मान लो 9 बजे पेपर शुरू हुआ तो विद्यार्थियों स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, ये 10 मिनट क्या होता है, दरअसल हमारा जो दिमाग है ये परीक्षा की गति में नहीं होता है। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट तक किसी भी प्रकार का कोई घेरा या प्रश्न का उत्तर ना लगाए। स्टार्टिंग के 10 मिनट तक स्टार्टिंग के 5-7 प्रश्न को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। फालतू माथापुड़ी ना करें कि बस फटाफट पहला प्रश्न लगाए अंगोड़ा भरना, ऐसा नहीं करना है। 5-7 मिनट तक आपको 1 से लेकर 10-15 सवाल तक जाना है। अब 1 से लेकर 10-15 सवाल तक जब आप जाओगे तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा, फिर आप जैसे 10-15 सवाल तक जाओगे तब आपका जो दिमाग है वो उसकी गति में आ जाएगा, पेपर की गति में आ जाएगा। पेपर की गति में आने के बाद आप सारे बाहरी फैक्टर भूल जाओगे। दुनिया क्या सोचती है, माँ बाप क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचेंगे, मैंने कितनी तैयारी की, गलत होगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये जितने भी बाहर के स्ट्रेस आज आपके दिमाग में है, ये सारे एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट बाद में जब आप प्रश्नों को पढ़ना शुरू करोगे तब वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से आउट हो जाएगी और आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही चलेगा कि मुझे पेपर करना है और एक एक प्रश्न के ऊपर आपकी पूरी की पूरी जो एकाग्रता है वो पूरी पेपर के ऊपर केंद्रित हो जाएगी, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। एक चीज़ मैं बतानी भूल रहा हूँ यहाँ पे, आज से नकल कराने के जो प्रयास है ये मत करना। नकल के प्रयास मतलब विक्षक लगाने, ड्यूटी लगानी, चीटिंग करनी, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका दिमाग 2.5-3 घंटे का जो भी पेपर है 3 घंटे उस नकल में पड़ा रहेगा। आपकी तैयारी जिस लेवल के आप हो, जिस लायक आप हो, उतना आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उन चीज़ों से आप किसी भी प्रकार का कोई फेवर मत करवाना, किसी भी प्रकार के इन गलत कार्यों में इंडल्ज मत होना। आप अपनी तैयारी पे यकीन रखना और निश्चित रूप से ये काम करना। ये बातें मैं गंभीर स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ। फिर क्या करना है, 10 मिनट तक प्रश्न देखने के बाद में फिर वापस पहले प्रश्न पे आना, फर्स्ट प्रश्न पे आना, ठीक है। अब आपकी बात आती है यहाँ पे कि सर मुझे कौन से भाग पहले करने हैं, कौन से भाग बाद में करने हैं। अब पेपर मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। अब आपका पेपर शुरू हो चुका है, बेल बज चुकी है, पेपर स्टार्ट हो चुका है। घड़ी आपके पास होगी नहीं, घड़ी दीवार पे लगी हुई होगी और पूरा ध्यान रखना, आप पूरा बांट के रखना कि मुझे किस भाग को कितने कितने लगभग टाइम देना है। अब मामला शुरू करना, कोशिश ये करना, जैसे मान लो कि जैसे आपका जो भाग अच्छा है, जैसे रीड की मैं बात करूं, किसी की हिंदी अच्छी है, किसी की संस्कृत अच्छी है, तो सबसे पहले संस्कृत ले लो, ठीक है। जैसे किसी की हिंदी अच्छी है तो हिंदी ले लो, अगर किसी की अंग्रेजी अच्छी है तो इंग्लिश ले लो, अगर इसकी सोशल साइंस अच्छी है, SST अच्छी है, SST ले लो। तो जनरली ऐसे सब्जेक्ट पहले ले लो जो आपका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट हो आप। और उसके अंदर क्या करना है, जैसे SST में 50 सवाल है या 60 सवाल है, इसमें 30 सवाल है, इसमें 30 सवाल है, इसमें 30 सवाल है, या जैसे अभी कॉलेज लेक्चर का पेपर होगा तो उसमें जैसे इतिहास के 20 सवाल है, या जो भी कहने का मतलब एक कोई भी भाग ले लो आप। और कोशिश यही करो कि पहला ही भाग ले लो सीधा ही। रीट वगैरह में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कॉलेज में तो आप कोई भी भाग उठा लो भले। रीट में फ़र्क पड़ता है क्योंकि कई बार साइकोलॉजी पहले लेके बैठ जाते हैं तो दिमाग पूरा इधर उधर डावाडोल हो जाता है। तो रीट वगैरह में कोशिश यही करनी चाहिए, पहले हिंदी, इंग्लिश या सामाजिक ये भाग सबसे पहले आ जाने चाहिए,
ठीक है। अब इस भाग का क्या करना है, इस भाग को आपको पहले सबसे पहले 1 से 30 तक, 1 से 50, 60 तक जो भी प्रश्न है ये सारे है वो अच्छे से लगाने। प्रश्न करना कैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये पूरा मेरे पास इसके सॉल्यूशन के तरीके मैं पूरा बताऊंगा करना कैसे है। पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। तो ये भाग जैसे आपने कर लिया, जैसे इसके 30 से सवाल कर लिए, अब आप क्या करो, 30 सवाल होने के जस्ट बाद आपके पास में विकल्प ये रहेगा कि 30 सवालों का वो मार्कशीट में फिल कर दो, ताकि प्रेशर नहीं बढ़ता। कई बार क्या करते हैं बच्चे 140 सवाल कर लेते हैं, गोले भरे नहीं, घंटी लग जाती है, फिर बहुत दबाव आ जाता है, फिर लगता है यार सारे सवाल करने पड़े हैं, भरने पड़े हैं, बहुत स्थितियां खराब हो जाती है। तो बेहतर सबसे विकल्प ये होता है कि हर एक पार्ट, जैसे हिंदी कर ली तो हिंदी के आप बबल ब्लैक कर दो, जो गोले हैं ये काले कर दो, इंग्लिश करी उसके बाद उसके वो कर दो, सामाजिक करी उसके बाद कर दो, फिर साइकोलॉजी करो उसके बाद गोले कर दो। तो इससे क्या होता है कि प्रेशर रिलीज होता है कि भाई अब मेरे पास 120 बच्चे हैं, अब मेरे पास 100 बच्चे हैं, फिर अभी मेरे पास 80 बच्चे हैं, अभी मेरे पास 10 बच्चे हैं। मतलब एक ये होता है कि इसमें प्रेशर नहीं रहता। नहीं तो आप सारे अगर गोले नहीं भरोगे, करते जाओगे आगे, तो एक दबाव रहेगा अंदर कि यार सारे करने पड़े। गोले भरते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि सबसे बढ़िया तरीका होता है, जैसे ये आगे, अब जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, अब सही तरीका कौन सा होता है, ये सब गलत तरीके हैं, सही तरीका ये है। जैसे मान लो कि इस 21वें सवाल का ए उत्तर आपको मिला, तो आप देख लो 21वां सवाल ए मिल रहा है, तो 21वें का ए पेपर पे देखा, 21वें का ए, अब 21वें का ए से इस प्रकार से आप पूरा इसको पूरा अच्छी तरीके से भर दो, ये ठीक है। फिर लगा आपको 22 का बी उत्तर है, 22 का देख लो, उस पे प्रश्न पत्र पे 22 और बी मिल रहा है 22 में ये ऐसे करके सीधे आओ यहाँ पे, ऐसे ये भरना नहीं है, ऐसे 22 पे बी आ जाओ, ठीक है, ये बी पूरा भर दिया। फिर आपको लगा कि आपने 23वां जो सवाल किया है वो 23वें सवाल में आपके जैसे सी उत्तर आ रहा पेपर में, 23वें सवाल पे सीधा सी जाओ और सी भर दो, ऐसे चेक कर लो 23वां सवाल, फिर सीधे यहाँ पे आओ। ऐसा होता, कई बार क्या होता है 23वें का सी 24वें भर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए क्या करना है, 23वां सवाल ऐसे हाथ रखना है और सीधा ऐसे ले जाना, हाँ ये सी उत्तर मेरा बैठ रहा है, पेपर में वापस चेक कर लो सी बैठ रहा है। इस प्रकार से गोले भरना, ताकि गोला है वो गलती से ऐसा कोई गलती ना हो। जैसे ये 29वां सवाल है, अब 29वें सवाल का आपको सी मिल रहा है, तो 29वां सवाल ऐसे हाथ रखो और आओ सी ए, और ये सी कर दिया यहाँ पे, ये मेरा सी हो गया सही। फिर आओ 30वें में आपको लगता है ए उत्तर है, तो ये ए भर दिया। फिर 31वें में देखा कि डी उत्तर आ रहा, तो 31वें में यहाँ पे ये आ जाओ, ये डी उत्तर हो गया। तो इस हिसाब से उसको आपको क्या करना है, ऐसे बबल्स को ब्लैक करना है, और पार्ट वार करोगे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर, कोई 20-20 सवाल के कर लेता है, मेरे हिसाब से भाग वार करने चाहिए, ठीक है। और कॉलेज लेक्चर में तो आप ऐसे 20-20 सवालों के या 50-50 सवालों के बबल्स को ब्लैक करते हुए आगे बढ़ते जाओ। ये मेरी रणनीति, आप इसमें संशोधन अपने अनुसार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से गोले बढ़ने। अब संस्कृत हिंदी ये पहले पार्ट में ले लिया, अब दूसरे पार्ट में आप वो पार्ट लो जो मतलब ये है कि जैसे हिंदी संस्कृत वगैरह ये लैंग्वेज दोनों ले ली। अब लैंग्वेज के बाद में अगर आपने लैंग्वेज पहले ले ली है तो आपका विषय बाद में ले लो, एसएसटी बाद में ले लो, और सबसे लास्ट में कोशिश यही करो मनोविज्ञान है, गणित है, ये पोर्शन जो होते हैं अंत में लो। अच्छा, कोशिश ये भी करो कि यहाँ पे जैसे संस्कृत की 30 सवाल लिए, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, ऐसे सवाल लिए। अब आपको क्या करना है, पहला सवाल मिलाया और उसमें आप कंफर्म हो गए कि इसका डी उत्तर है, कर लिया, बी में कंफर्म हो गए। तो जब भी एक बार तो आप पेपर पूरा सोल्व कर लो, 30 सवाल सोल्व करने के बाद जब आप वापस आप बबल ब्लैक करते हो अथवा आती पहले से वापस शुरू हो जाओ, तब आपको क्या करना है, एक बार फिर वापस कंफर्म कर लेना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ के, हाँ बाकायदा सी बैठ रहा है, तो एक बार यहाँ कंफर्म करना, एक बार उसमें ओएमआर सीट में भरते वक्त कंफर्म करना है, तो दोनों बार कंफर्म हो जाएगा। और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओ और 150 तक चले आओ। कोशिश ये करो कि पेपर जो है वो अपने टाइम कि 5-7 मिनट पहले हो जाए, ताकि आप बाद में वो कुछ प्रश्न ऐसे विवादित होते हैं तो लाल पेन इसलिए रखी जाती है कि कोई प्रश्न जैसे आपको नहीं आ रहा है, मान लो कि ये प्रश्न है, अब ये प्रश्न आपको बैठ नहीं रहा है, तो रेड पेन से आप गोला कर दो, बाद में जैसे टाइम मिलेगा तब उसके ऊपर ध्यान दे दो। और जो आ रहे हैं वो ब्लैक पेन से टकाटक लगाते जाओ, और जो नहीं आ रहे हैं उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है तो उसके ऊपर कोई और पेन यूज़ कर लो। और आपको लगता है कि जैसे रीट के पेपर है, रीट में तो क्या है कि नेगेटिव मार्किंग का कुछ इश्यू है नहीं, तो उसको तो ऐसा रेड पेन करना ही नहीं, उसको तो सारे प्रश्न करने हैं। और जैसे कॉलेज लेक्चर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में लगता है कि चारों विकल्प नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को रेड पेन घुमा दो अच्छे से पढ़ने के बाद, लगता है कि अब इस पे टाइम खराब है, मेरे से होना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न के समय ना खराब करें। लेकिन अगर रीट के अंदर ऐसी स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि 150 ही करने हैं आपको, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो वहाँ पे है वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप
पूरा घड़ी के ऊपर पूरा ध्यान रखें। हर 15-20 मिनट बाद में एक बार जो बोर्ड पे घड़ी लगी हुई होगी, अगर नहीं लगी हुई होती है तो शिक्षक से पूछते रहें आप कि सर समय क्या हुआ है। जैसे ही एक भाग हुआ फिर दोबारा पूछ लो, जैसे दोबारा भाग हुआ सर अब समय क्या रहा है। तो इस हिसाब से आप ऐसे टाइम सेट करना कि लास्ट पार्ट को सबसे ज़्यादा टाइम मिले, ताकि आप उसको और अच्छे से कर सको। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप पार्ट वार करते जाओ। जैसे आपने मान लो संस्कृत कर दी सबसे पहले, अब आपने जैसे इसको मान लो 20 मिनट में निपटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने हिंदी कर ली, मान लो इसको भी 20 मिनट में निपटा दिया, 40 मिनट हो गए। अब आपने मान लो SST ले ली और SST को आपने 40 मिनट में कर लिया, ठीक है। तो 180 मिनट हो गए, नहीं सॉरी 20 40 80 मिनट हो गए, 1 घंटा 20 मिनट चला गया। अब आपके 1 घंटा 10 मिनट और बच गए। अब 1 घंटा जो बचा उसमें आपका अगर मनोविज्ञान का पोर्शन है उसको आप आराम से एक एक प्रश्न को सोच सोच के करते जाओ। तो अब दबाव नहीं रहेगा। दबाव क्यों नहीं रहेगा? आपको लगेगा कि देखो 60 और ये 60 120 का हो गया, अब मेरे को सिर्फ 30% नहीं करने और पूरी ताकत के साथ करो। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर आप ये गोले भी नहीं भरोगे और ये 90 कर ली, फिर दिमाग में रहेगा यार वो करने बाकी पड़े, वो बाकी, फिर आप उलझ जाओगे ऐसे। इसलिए पार्ट किया, गोले भरे, दूसरे पार्ट पे आए उसके गोले भरे, तीसरे पार्ट पे आए उसके गोले भरे, आगे ऐसे बढ़ते जाओ, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, ठीक है। साथ साथ में टाइमिंग का ख्याल रखो कि लास्ट पोर्शन को अच्छा खासा टाइम मिल जाए, ठीक है। जल्दबाजी भी नहीं करनी है और बहुत धीरे भी नहीं करना। कोई प्रश्न नहीं आ रहा, उलझना नहीं उसके ऊपर। एक प्रश्न पे उलझ के कई बार पीछे के 50% छोड़ देते हैं हम, ऐसे भी नहीं करना है। टीचिंग मेथड वगैरह आती है, इसमें तो बहुत आराम से काम हो जाता है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा पेपर मैनेजमेंट रखना कि जैसे आप पहले ही दिमाग में सेट करके जानना कि भाई मुझे पहले हिंदी करना है, बाद में संस्कृत करना है, बाद में मुझे सामाजिक करना है, बाद में साइकोलॉजी करना है। कोई पहले साइकोलॉजी करेगा, साइकोलॉजी पहले करना थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, वो थोड़ा बाद में करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा गोले है वो साथ साथ में हर पार्ट के भरते रहो। तो इस प्रकार से आप पूरे 2.5-3 घंटे का काम करोगे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रॉस वेरीफाई करके ही आप बबल करना। जैसे मान लो कि ये चौथा सवाल है, इसका डी उत्तर है, तो आप देख लो चौथे ओएमआर सीट में, जैसे ये अपने पास ओएमआर सीट है, जैसे 26वां सवाल है सी उत्तर मिल रहा है आपको, तो ये 26वां सवाल आ गया, उसमें सी उत्तर है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे आ जाओ और इसको आप है वो पूरा ब्लैक कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप आश्वस्त हो गए कि मेरा ये ठीक हो गया है। अब ये हो गया, तो अब ये बात हो गई, ये गोले कैसे भरने थे, कैसे किस प्रकार करना था, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती है। ये जितनी भी चीज़ें, ये पूरी एंट्री अच्छे से भर दो, रोल नंबर भर दो, आईडी जो भी है आपका वो भर दो, बैच कोड, मतलब ऐसी नहीं होगी ओएमआर शीट, ये चीज़ें ऐसी होगी, ये शायद अलग ही होगा। तो इस प्रकार से काम कर लो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको सवाल का उत्तर निकालना कैसे है, ठीक है। सवाल का उत्तर कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम क्या करना विद्यार्थियों, सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लो कोई कथन कारण का सवाल आ गया, ठीक है, तो कथन और कारण में आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है, कथन और कारण दोनों में। जैसे कि पहले पढ़ो, अब पेन बहुत यूज करो उसमें, कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, नहीं है नहीं लिखा है, लिखा है, ठीक है, एक ही भाग दिखाई देता है। अब कारण क्या है इसका, अब इसका कारण पढ़िए कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अगर दोनों भाषाओं में पेपर है विद्यार्थियों, अगर दोनों भाषाओं में पेपर है तो प्रयास ये करो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो। अगर आप दोनों में पढ़ोगे तो कई बार क्या होता है कि चीज़ हिंदी में हमें कई बार हम पढ़ने में गलती करते हैं, कई बार हमारी नज़रें वहाँ से चूक जाती है। लेकिन जब दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे तो क्या होता है कि नज़रें अगर हिंदी में चूकी है तो इंग्लिश में पकड़ लेती है, इंग्लिश में चूकी तो हिंदी में पकड़ लेती है। तो कोशिश ये करो दोनों भाषाओं में प्रश्न पढ़ लो। फिर क्या होगा, दोनों भाषाओं में प्रश्न पढ़ने के बाद में जब आपने इसको पढ़ लिया, हाँ ठीक है भाई, आपको पता है एक भाग इसलिए दिखता है कि उसकी गति और उसकी गुणन गति दोनों की बराबर है, इसलिए हो रहा है। बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही और 2 सही व्याख्या कर रहा है 1 की, बस हो गया। अब 2 उत्तर आ गया, अब 1 में 2 उत्तर आ रहा है। अब आप सीधा ओएमआर सीट पे आओ, जैसे 25 पूरे कर लिए, अब ये 1 में 2 मतलब आप सीधे आओ, 1 में बी उत्तर है, ये कर लिया, बस निश्चिंत हो गए। अब मैं एक और प्रश्न लेता हूं। जैसे ये ऐसा सवाल आ गया, सुमेलित करो। अब सुमेलित कैसे करना है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखो इसमें से आपको कौन सा आ रहा है। अभी ऑप्शन मत देखो, अब ये देखो इसमें आपको कौन सा आ रहा है। अब आपको पता है कि काजीरंगा जो है एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो बी का हो गया 3, ठीक है, बी का 3 हो गया बस। अब बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता, बी का 3 है मतलब आप ये सबको, बी का 1 है ये गलत हो गया, बी का 4 ये गलत हो गया, ये बी का 1 ये गलत हो गया। मतलब आपको एलिमिनेट करने ऑप्शन, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको चाहे डायरेक्ट उत्तर आ रहा है फिर भी आप एलिमिनेट करो, इसमें आप अब 100% कॉन्फिडेंट हो गए हो। अब इसका उत्तर डेफिनेटली बी ही है। देखो मैंने कुछ भी नहीं देखा, खाली एक काजीरंगा को मिलाया।
अब काजीरंगा को मिलाने के बाद आपका उत्तर जो है वो निकल गया है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बाकी वाले चेक करते हो तो ठीक है, नहीं भी करोगे ना तो भी अब इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो है इसको आराम से, जैसे बायो रिजर्व कौन सा है, फिर आप सी का 4 है और कंफर्म कर सकते हो, हाँ भाई सी का 4 भी आ रहा है और बी का 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आपका जैसे 3 का, ऐसे करते करते आपने 30 सवाल कर लिए, फिर 30 को आप उधर होमवर्क शीट पे ले जाके भर दो। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, चारों विकल्प गलत करने हैं। इसमें भी आप कर सकते हो, जैसे पृथ्वी एक ही भाग दिखाई पड़ता है, बात सही है, कथन एक सही है, कथन एक सही है, दोनों सही। अब ये तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि इसने कथन एक को ही गलत कर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने को क्या करना है, एक तीसरा सवाल एक और भी है, इसका एक और सवाल भी है, ठीक है, जैसे ये हड़प्पा का सवाल है। अब इसमें आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। अब कैसे सम्मिलित करोगे, जैसे जुता हुआ खेत है, बहुत सभी को अच्छे से पता है कि कालीबंगा से मिला है, तो जिसमें 2 फसलें बोई गई थी वगैरह वगैरह। अब सी का 4 उत्तर मिल गया, ठीक है, अब सी का 4 मिल गया। अब सी का 4 मतलब ये हुआ कि जैसे ये सी ऑप्शन है, मतलब स ऑप्शन है। अब स का 4 सिर्फ एक जगह मिल रहा है, मतलब ये 3 दो उत्तर हो ही नहीं सकते, तो सीधा उत्तर मिल गया 1 2 4 3। मतलब अब आप सोचिए कि कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसी है, हाँ ठीक है। अब कहने का, अब जैसे लोथल है, अब इसको और क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये गोदीवाड़ा लोथल से मिला है तो बी का 2, अब ये बी का 2 हो गया, देखो ये कन्फर्म हो रहे हैं। फिर देखिए आप समाधान हड़प्पा से मिले, ये भी ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली, ये भी ठीक है, अब कंफर्म हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले एलिमिनेट करने हैं। हर ऑप्शन को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो निश्चित रूप से आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे अब ये इतिहास का एक और सवाल है सूफीवाद के संबंध में, ठीक है। अब इसमें मेरे को मान लो कि ज़्यादा ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, मैं देखता हूँ कोई एक आधा ऑप्शन जो मुझे आ रहा हो। सबसे पहला जैसे ये कि औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। अब सलीम चिश्ती के नाम से जहांगीर का नाम सलीम पड़ा था, अब जहांगीर अकबर का बेटा, इसका मतलब ये इसके समकालीन तो नहीं था, मतलब तीसरा ऑप्शन तो डेफिनेटली गलत है। अपने को क्या निकालना है, सही, ऐसा जो सही है नहीं है उसके ऊपर आप गोला कर दो। अब औरंगजेब शेख सलीम 3 नंबर गलत है, मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब अपने पास बचा है 2, 1 2 और 2 4, मतलब 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो भी उत्तर होगा 2 तो सही बैठेगा। अब बिना पढ़े ही अपन 2 ऑप्शन को जो है वो सही कर सकते हैं। अब आओ 1 और चौथे के ऊपर, ऐसे प्रश्न सारे करने हैं, ऐसे प्रश्न सारे करने हैं। क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन में अगर कोई रिस्क रहती है तो हमें करना ही है उसको वो सवाल। देखिए अब चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि भारत में सूफियों की कादरी श्रृंखला जो है ये नियमतुल्लाह की है और मोहम्मद जिलानी की, बहुत सरल पॉइंट है ये। तो दूसरा और चौथा दोनों सही बैठ रहे हैं, ठीक है। मान लो आपको ये नहीं पता तो पहला ट्राई करो कि शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, मान लो ये भी नहीं पता है। अब आपके सामने टेंशन ये होगी कि आपको केवल एक ऑप्शन पता है, वो है आपकी तीसरा गलत है, मतलब आपको चौथा या पहले में उत्तर। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति जब आती है तो निश्चित रूप से फिर क्या होता है, फिर आपको रिस्क लेनी पड़ती है। और रिस्क में जनरली क्या होता है कि भाई कादरी पद्धति ये दोनों लोगों के नाम में तो ये ठीक हो सकता है, तो इस हिसाब से किया जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको हर प्रश्न इस मेथड से करना है, एलिमिनेट करना है। और जितना आप एलिमिनेट करोगे तो एलिमिनेट करने से आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि भाई ये विकल्प नहीं हो सकता। और 3 विकल्प गलत करते ही चौथा विकल्प अपने आप उसका उत्तर बन जाता है। तो इस तरह परीक्षा में हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है और ये सारे घेरे कर देने हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से तो निश्चित रूप से पेपर बढ़िया हो जाएगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आपको कि हर प्रश्न पर आपको 100% देना है। हर सवाल को, कोई सरल सवाल को सरल नहीं समझना है। चाहे वो भारत की राजधानी पूछें तो भी, अगर भारत की राजधानी आ जाए दिल्ली, मैंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, तो भी आपको चारों ऑप्शन में से 3 डिलीट करके लास्ट में कहना हाँ दिल्ली सही है। और ऐसे 30 सवाल होंगे तो उसके बाद एक पार्ट पूरा होते है उसके बबल जो है वो ब्लैक कर दो अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से परीक्षा के ख़त्म होने से 5-10 मिनट पहले ये सारी चीज़ें कर लो। फिर 15-20 मिनट लास्ट में अगर शेष बचते हैं तो विवादित प्रश्न जो है आपको लगता है इसके ऊपर और डिस्कस करना चाहिए, उसको और देख लो और वो गोले भर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक है तो ऐसी रिस्क लेनी भी चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता, ठीक है। चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ऐसे प्रश्न नहीं करने हैं, क्योंकि फिर वो प्रश्न निश्चित रूप से टफ प्रश्न है और सभी के लिए वो काम का नहीं है। अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, 1 ऑप्शन आ रहा है तो ऐसी रिस्क भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको